हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन राजपूत और दोस्तों हम लोग हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन सीख रहे हैं। दोस्तों हमने हमारे लास्ट लेक्चर में ये देखा कि दर्पण के कितने प्रकार हैं और उसके अंदर भी हमने खास करके जो लास्ट वाला हमारा टॉपिक हमने चलाया था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, वो हमने यहाँ पर क्लियर किया। ठीक है, अब हम लोग हमारे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण मतलब क्या, तो अभी मैंने समझा दिया था कि गोलीय दर्पण के अंदर ही दोनों आ गए। कौन कौन? दोनों उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, क्योंकि दोनों इसी के प्रकार है। ठीक है, तो इससे संबंधित यानी दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो हमें इंपॉर्टेंटली सीखनी है, क्योंकि वो हमारे काम में आने वाली है। इस चैप्टर में भी सवाल है दोस्तों, मैं आपको बता दूं तो दर्पण से संबंधित सवाल आने वाले हैं, तो जिसकी गणना हमें करनी है तो उससे संबंधित सबसे पहले हमें कुछ परिभाषाओं को समझना पड़ेगा, तभी हम सवाल की गणना कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए परिभाषाओं को सीखते हैं गोलीय दर्पण यानी अवतल और उत्तल दोनों के लिए। ठीक है, तो कोई भी एक आकृति बना के हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आए इसलिए मैं यहाँ पर अवतल दर्पण की सहायता से आपको सारी परिभाषाओं को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक आकृति किसकी बना रहा हूँ? अवतल दर्पण। तो आपको याद ही होगा हमने पिछले लेक्चर में ही सीखा है कि ये जो आकृति है ये किसकी है? अवतल दर्पण की है। किसकी है? अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण को हम लोग पूरा का पूरा ड्रॉ कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये कैसा भाग होता है अवतल दर्पण का? आधा भाग है। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण हमने बना दिया सिंपल। अभी सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, बाकी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये हमने लिख दिया साइड में अवतल दर्पण। क्लियर? तो अवतल दर्पण हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब हमें कौन कौन सी परिभाषाओं को पढ़ना है, तो मैं टॉपिक वाइज पहले जिन जिन चीजों को हमें सीखना है उसके नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो पहली जो परिभाषा हमें सीखनी है दोस्तों वो है ध्रुव की, कि ध्रुव क्या होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो आएगा वो है वक्रता केंद्र, कि वक्रता केंद्र क्या होता है। तीसरी जो परिभाषा है वो है वक्रता त्रिज्या की, कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मुख्य अक्ष, कि मुख्य अक्ष क्या होता है। फिर आएगा पांचवा टॉपिक जो कि है मुख्य फोकस का, कि मुख्य फोकस क्या होता है। और छठा है फोकस दूरी, कि फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है, 6 पॉइंट। और सातवां है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध। तो लिख देते हैं फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध। ठीक है, और आठवां और लास्ट है द्वारक। क्या है? द्वारक। तो टोटल 8 परिभाषाओं की हमें यहाँ पर चर्चा करनी है दोस्तों। ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य फोकस क्या है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध, और 8वीं चीज है द्वारक। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं ध्रुव की, और ध्रुव के बारे में अब समझेंगे कि ध्रुव क्या होता है परिभाषा के साथ। तो ध्रुव की मैं बात करूं तो ध्रुव क्या होता है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को गोलीय दर्पण यानी कि गोलीय दर्पण का ही भाग है या अवतल दर्पण, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ यानी ये परावर्तक पृष्ठ है जहां से प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन होगा। उसके केंद्र को, पृष्ठ के केंद्र को मान लो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं केंद्र इसका, ये हमने यहाँ पर एक केंद्र ले लिया है। ठीक है, ये केंद्र क्या कहलाएगा? दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दर्पण का ध्रुव। यानी कि वापस से गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं परिभाषा कि क्या होता है, कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं इस केंद्र को। ठीक है, अब ध्रुव को किसकी सहायता से दर्शाया जाता है? ध्रुव को P से दर्शाया जाता है। किससे? P से दर्शाया जाता है। तो जो ध्रुव है उसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है? P से। क्यों P? क्योंकि इंग्लिश में ध्रुव को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। तो पहला वर्ड P है इसलिए P से दर्शाते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर आकृति में इसे क्या लिख देते हैं? P लिख देते हैं। समझ में आ गया? तो पहली परिभाषा ध्रुव की क्लियर, कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव यानी कि P कहते हैं।
चलो पहली चीज हो गई क्लियर। अब आ जाते हैं हम लोग हमारी परिभाषा नंबर 2, जो कि है वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र क्या होता है उसे समझते हैं। तो वक्रता केंद्र की मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा था क्या? पहले स्टार्टिंग में एक गोला था, हाँ या ना? गोलीय दर्पण गोला था जिसे हम लोग ने काटा, बीच में से क्या किया? काटा है दोस्तों। तो हमने कहां से, मान लो इसे गोलीय दर्पण, ये जो गोला था इसे हमने यहां से काटा, ये इसका सेंटर है। एक गोला था पूरा, उस गोले को बीच में से हमने काटा तो ये उसका क्या बन जाएगा? सेंटर बन जाएगा। ठीक है, तो बस यही उसकी परिभाषा हो गई। क्या है परिभाषा? कि वह गोला जिसको काटकर, एक गोला था ये पहले स्टार्टिंग में गोलीय दर्पण, ठीक है, एक गोला था, वह गोला जिसको काटकर, काटेंगे कहां? सेंटर में से, जिसको काटकर गोलीय दर्पण बनाया गया है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। सिंपल हो गई परिभाषा। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि वह गोला जिसे काटकर क्या बनाया गया है? गोलीय दर्पण बनाया गया है। गोलीय दर्पण बनाया जाता है, बनाया जाता है, उसके केंद्र को, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी इसे क्या कहेंगे हम लोग? वक्रता केंद्र। और इसे प्रदर्शित किसके द्वारा किया जाता है? सी से। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी। क्यों सी? क्योंकि वक्रता केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सी आया इसलिए इसे कहते हैं सी। तो वक्रता केंद्र को सी से दर्शाया जाता है, पूरा का पूरा गोला जिसे काटा जाता है और उसका जो केंद्र है वही कहलाता है वक्रता केंद्र, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो दो परिभाषा यहाँ पर क्लियर हो गए दोस्तों। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है उसे समझते हैं। ठीक है, तीसरी परिभाषा जो कि है वक्रता त्रिज्या की। अब ये वक्रता त्रिज्या क्या होता है उससे भी समझते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है वक्रता त्रिज्या की। दो परिभाषा है, मैं दोनों लिख देता हूं कि पहला है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जिस गोले का, गोलीय दर्पण क्या है? जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर हो गया कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। यानी कि क्या? अब जैसे समझे कि गोलीय दर्पण अभी हमने यहां पर बनाया था, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या। अब मान लो ये पूरा का पूरा गोला था, हाँ या ना? तो गोले की त्रिज्या क्या होती है? गणित में हमने सीखा है कि केंद्र से वृत्त तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो ये क्या कहलाती? पूरा की पूरी, यानी कि पी से सी तक की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। तो बस वही इसकी परिभाषा है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल आर से। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं दूसरी परिभाषा इसकी, तो दूसरी परिभाषा क्या है? अभी जो हमने देखा P क्या है हमारा दोस्तों? P क्या है? ध्रुव है। और C क्या है? वक्रता केंद्र। यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। तो यहां पर लिख लेते हैं हम लोग, उसकी परिभाषा सिंपल है। क्या? कि ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या, यानी कि कैपिटल आर कहलाती है। हो गई परिभाषा सिंपल वक्रता त्रिज्या की। अब यहां पर ध्रुव से वक्रता केंद्र, ध्रुव को हम लोग क्या लिखते हैं? P, वक्रता केंद्र C, यानी P से C तक की दूरी, यानी PC बराबर क्या हो गया? R। आकृति में दर्शाए अनुसार, जैसा कि हमने आकृति में दर्शाया है कि PC यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यानी R। तो मैं यहां से यहां तक की जो दूरी है उसे यहां पर दर्शा देता हूं कैपिटल R से। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? कैपिटल R। ठीक है, यानी वक्रता त्रिज्या। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़े। तीसरी परिभाषा के बाद, वक्रता त्रिज्या के बाद आता है हमारा चौथी परिभाषा मुख्य अक्ष। क्या आता है? कि मुख्य अक्ष क्या होता है? ठीक है, उसे देखते हैं। मुख्य अक्ष की मैं बात करूं तो सिंपल सी परिभाषा है कि
गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव में से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा, यानी कि पूरी की पूरी एक रेखा मान लो यहाँ से गुजर रही है, किसमें से गुजरनी चाहिए, वक्रता केंद्र C और ध्रुव P में से ये रेखा गुजर रही है, तो ये क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगा, ये मुख्य अक्ष। समझ में आ गया, ये जो काल्पनिक रेखा गुजर रही है, काल्पनिक रेखा, वो क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। लेकिन मुख्य अक्ष हम लोग कब कहेंगे, रेखा तो यहाँ से भी गुजर सकती है, यहाँ से भी, लेकिन किसमें से गुजरनी चाहिए, वक्रता केंद्र C और ध्रुव P में से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष। तो यहाँ पर हम लोग परिभाषा लिख देते हैं मुख्य अक्ष की, कि दर्पण के ध्रुव यानी कि P तथा वक्रता केंद्र C से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, कौन सी रेखा, काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। समझ में आ गया, तो ये मुख्य अक्ष की परिभाषा हो गई, एकदम सिंपल। अब आते हैं हम लोग हमारे पांचवें और इंपॉर्टेंट परिभाषा पर, जो कि है मुख्य फोकस की। किसकी परिभाषा है, मुख्य फोकस। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुख्य फोकस क्या होता है, तो मुख्य फोकस की मैं बात करूं तो मुख्य फोकस यानी क्या, तो यहाँ पर ये जो लाइन है क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक है, मान लो मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर यानी कैसी, पैरेलल, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण, आपतित किरण, परावर्तन, यानी यहां से टकराएगी तो क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे वह कहलाता है मुख्य फोकस, कैपिटल F। वापस से, एक प्रकाश की आपतित किरण यहां से परावर्तित होगी, यानी कि परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे वह कहलाता है मुख्य फोकस, कैपिटल F। तो यहाँ पर हम लोग इसकी परिभाषा लिख देते हैं, मुख्य फोकस की परिभाषा एकदम सिंपल, कि सबसे पहले किसके समांतर होनी चाहिए, मुख्य अक्ष के। तो लिख देते हैं यहाँ पर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित अथवा तो काटे, ठीक है, प्रतिच्छेदित यानी टच करना अथवा तो काटना, प्रतिच्छेदित करे वह दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। दर्पण का क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें मुख्य फोकस को किससे दर्शाया जाता है, कैपिटल F से दर्शाया जाता है। अभी मैंने बता दिया आपको, सिंपल सी इसकी परिभाषा हो गई, समझ में आ ही गई होगी आपको। अब हम लोग बात करते हैं हमारी परिभाषा नंबर 6, जो कि है फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी अर्थात क्या, उसे समझते हैं। तो फोकस दूरी एकदम सिंपल परिभाषा हो गई। देखो, ये हमारा क्या है, दर्पण का ध्रुव P और ये मुख्य फोकस F। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कहलाती है फोकस दूरी, जिसे स्मॉल f से दर्शाया जाता है। किससे, स्मॉल f से। कहां से कहां तक की दूरी, दर्पण का ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। लिख देते हैं परिभाषा, क्या लिखेंगे परिभाषा में, कि दर्पण के ध्रुव यानी कि P से मुख्य फोकस, कहां तक की दूरी, मुख्य फोकस यानी कैपिटल F तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ये हो गया क्लियर। इसे किससे दर्शाया जाता है, स्मॉल f से। किससे, स्मॉल f से फोकस दूरी को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें दर्पण का ध्रुव यानी P, मुख्य फोकस यानी कि कैपिटल F, इनके बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी यानी कि स्मॉल f। आकृति पर से ये हमने बना दिया, ठीक है, किसके लिए, फोकस दूरी के लिए। अब बची हैं सिर्फ और सिर्फ दो परिभाषाएं, दोनों को यहाँ पर बारी बारी से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल है, दोनों परिभाषाएं। बाकी की कौन सी रह गई हैं, एक है संबंध, जो कि है 7वां, किसके किसके बीच में, वक्रता त्रिज्या यानी R और फोकस दूरी यानी कि F के बीच का संबंध क्या है। तो आकृति से मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर देखिए आकृति दिख रही है आपको, देखिए ये है R यानी वक्रता त्रिज्या, ये है स्मॉल f यानी फोकस दूरी।
तो दिख रहा है हमें दोस्तों कि ये जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की कितनी है, 2 गुनी है। कितनी गुनी है, 2 गुनी, यानी दुगना है। अथवा तो ऐसा भी कह सकते हैं जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी है। तो यही संबंध होता है इनके बीच में। तो संबंध लिख देते हैं यहाँ पर फटाक से कि r इज इक्वल टू 2f। क्या लिख देंगे, r इज इक्वल टू 2f। ठीक है, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, अथवा तो जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है, जैसा कि हमने चित्र में देखा उसपे से। ठीक है, तो समझ में आ गया ये 7वां। अब बचा है लास्ट और 8वीं परिभाषा जो कि है द्वारक की। किसकी है, द्वारक। द्वारक यानी क्या, तो सरल शब्दों में हम लोग बात करते हैं, आकृति से देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए आकृति दिख रही है आपको, ये क्या था, गोलीय दर्पण का केंद्र है। अगर मैं केंद्र को पूरा का पूरा ऊपर और नीचे की तरफ बढ़ा दूं तो क्या बन जाएगा, वो व्यास बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पर हल्के लाइन एक ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए ये गोले को यहाँ पर टच करेगा, यहाँ पर भी टच करेगा, यानी कि ऐसी रेखा जो केंद्र में से होकर गुजरती हो और गोले के दोनों सिरों पर टच करती हो, क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो बस यही उसकी परिभाषा हो गई द्वारक की। ठीक है, तो द्वारक की परिभाषा में लिख देता हूं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा, वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वारक। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। आप सभी से मैं आशा करता हूं कि ये खास करके इसे कंप्लीट करें। गोलीय दर्पण से संबंधित कितनी परिभाषाएं हैं, टोटल 8 परिभाषाएं हैं। हमने बारी बारी से सभी को देख लिया है। क्लियर, तो आज आपको इतना कर लेना है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में।